तीसरा पॉइंट तो करवाना है इसमें, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी वाला करवाना है। पीछे बात मत करो भाई, आराम से बैठे रहो, नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट है आरएलसी सर्किट में एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, ये जो कंडीशन है ये आरएलसी सर्किट की रिजोनेंस की कंडीशन है। इसका नाम होता है रिजोनेंस पोजीशन या रिजोनेंस कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर आपका जो आरएलसी सर्किट है वो एक प्योर रिएक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। आरएलसी सर्किट है ये प्योर रिएक्टिव सर्किट, प्योर रिएक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब इसके अंदर जो फेज डायग्राम आएगा वो कौन सा आएगा, कौन सा, एलओसी वाला। मतलब प्योर रिएक्टिव सर्किट बन गया तो एलओसी कहां आ गया, आर वाला बनेगा। ठीक है, फेज डायग्राम में आर वाला ही बनेगा क्योंकि ये प्योर रिएक्टिव सर्किट हो गया। फेज डायग्राम में आर वाला, क्यों, उसके बाद में इसके अंदर एवरेज पावर है वो होती नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, इंपिडेंस इसका प्योर रिएक्टिव बन गया तो इंपिडेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर। सब वीडियो में बता दे यार, गर्मा गर्म में स्वाद ऐसा ना, बैठने को टाइम को नहीं, बैठे हैं बेचारा घना बैठे आराम है। अरे थे प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड मत करियो, क्या करा करके यार, लिखोगा परेशानी आओगी थारे कैसा अगले साल तो करना ही है। अगले साल नया बनाया ना एकदम फ्रेश। अभी इन में मतलब पिज्जा फेंक दे की बात है ना, तो खास बात नहीं। जय जी कहे बोले, अगर जय जी ने कहा था कि आपके क्लास में एक डस्टबिन रखवा देते हैं, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, डस्टबिन की इंग्लिश मीडियम में कहां जरूरत है। डस्टबिन की इंग्लिश मीडियम में कहां देना, कागज देना खराब, इंग्लिश मीडियम में डस्टबिन की कहां जरूरत पड़ गई है? ध्यान से समझ लेना टॉपिक, ये 100% एग्जाम में आने वाला है। ये इतना सा नहीं आएगा, इसके आगे एक टॉपिक और है बैंडविड्थ, तो आएगा, इतना सा नहीं है, कम से कम 2-3 पेज का है बैंडविड्थ। हाँ भाई देखो, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होते ही आपका आर एल सी सर्किट प्योर रिएक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें फर्स्ट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है इसका इंपिडेंस। इसका इंपिडेंस क्या होता है, देखो आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट के लिए और जेड की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट, या आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्यों, जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी हो, ये इंपिडेंस कब होगा, जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी हो, और ये जब एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल हो, यही तो है। अब आपका आर एल सी सर्किट में एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी करना है आपको,
एक्स एल इक्वल टू एक्स सी करते ही इंपिडेंस की वैल्यू देखो कितनी आएगी, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स एल और एक्स सी एक दूसरे के इक्वल हो गए, अंडर रूट, तो जेड इक्वल टू आर। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि आपका आर एल सी सर्किट एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होने के बाद प्योर रिएक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, फर्स्ट हो गया इसका इंपिडेंस। अब ये जेड जो है, ये जेड इसमें मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। ये जेड जो आएगा ये मिनिमम है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम होता तो एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, फिर ये इसमें ऐड होता, फिर उसका अंडर रूट निकलता, वो वैल्यू आती मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें जो जेड आएगा आपका वो क्या जाएगा, मिनिमम। जेड मिनिमम आर के इक्वल हो जाएगा। किस कंडीशन में? रेजोनेंस की कंडीशन में। ठीक है, अब देखो इसके लिए v की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल टू आई आर, लेकिन r की जगह यहां पे क्या है, z, तो v इक्वल टू आई जेड। जेड की जगह यहां पे क्या है, z मिनिमम, तो क्या हो जाएगा मिनिमम। इसकी आरएमएस वैल्यू लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा v आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस डॉट जेड मिनिमम। अब आई आरएमएस इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस अपॉन जेड मिनिमम। तो जेड मिनिमम है तो आई क्या हो जाएगी, आई क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो रिजोनेंस की कंडीशन में जब आपका इंपीडेंस मिनिमम होगा तो आरएमएस करंट या आई जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, इंपीडेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड आपको इसमें कैलकुलेट करना है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। क्यों? और ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये हो गई एंगुलर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। इसकी जगह 2 पाई एफ पुट करेंगे इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको एफ आर लिख देंगे और इसको लिख देंगे ओमेगा आर, रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट हर्ट्ज। क्यों? इसकी रेडियन पर सेकेंड 11th क्लास में था 2 पाई अपॉन टी, ये रेडियन एंगल में, और ये टी टाइम पीरियड सेकंड में, रेडियन अपॉन सेकंड। क्यों? ये होती है इसकी ओमेगा की यूनिट। तो आपको इसमें रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, उसकी वैल्यू ये आएगी। यहां तक कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। थर्ड इसमें आपको बनाना है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम बनेगा आर वाला, वी आई, ये हो जाएगा फेज डायग्राम, सेम टू सेम प्योर रिएक्टिव सर्किट की तरह। कोई दिक्कत? फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम भी कौन सा, आर वाला, लेकिन इसमें V0L और V0C है और इक्वल है। एक्स एल इक्वल टू एक्स सी का मतलब यही तो है, VL इक्वल टू VC, यही तो इसमें सीधी सी बात है। देखो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट क्या है इसमें, V0 RLC, एंगल ओमेगा टी, ये दोनों इक्वल रहेंगे। V0L V0C इक्वल। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं V0R है। ठीक है, V0R ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। V0R और दिखाना है आपको यहाँ।
उसमें एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ इसमें कौन सा पॉइंट है। नहीं, अक्स एल इक्वल टू अक्स सी का टॉपिक पूरा हो गया ना। ये है रिजोनेंस की कंडीशन। आरएलसी सर्किट की रिजोनेंस की कंडीशन में जो आपका आरएलसी सर्किट है वो प्योर रिएक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। प्रूव करना है कि प्योर रिएक्टिव सर्किट की तरह बिहेव क्यों करेगा। जेड में आपको अक्स एल इक्वल टू अक्स सी पुट करना है। ठीक है ना, जेड में अक्स एल इक्वल टू अक्स सी या अक्स इक्वल टू अक्स एल पुट करना है, बस इतना ही करना है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसमें कैलकुलेट करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, अक्स एल इक्वल टू अक्स सी। ठीक है, फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम, ये 4 चीजें आएंगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है। रिजोनेंस कर्व या रिजोनेंस ग्राफ। ठीक है, देखो एक तो होता है जेड मिनिमम और फ्रीक्वेंसी, एक होती है आपकी आई आरएमएस और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिजोनेंस की कंडीशन में आई आरएमएस और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ आपके पास आएगी उस ग्राफ का नाम क्या होगा, रिजोनेंस कर्व। ठीक है, रिजोनेंस की कंडीशन में आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी करंट की और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में जो भी ग्राफ आएगी वो ग्राफ क्या हो जाएगी, रिजोनेंस कर्व। ठीक है, वो आएगी कैसी, वो ग्राफ में भी बनाऊंगा, उसमें आपको समझना है। ठीक है, जेड मिनिमम और स्मॉल एफ है, इसके बीच में जो, इसके बीच में भी एक ग्राफ आती है, लेकिन उसका नाम रिजोनेंस कर्व नहीं होता। रिजोनेंस कर्व बोलेंगे आई आरएमएस और एफ के बीच में ग्राफ। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं, जेड मिनिमम और एफ के बीच में। तो जेड मिनिमम और एफ के बीच में जो ग्राफ आएगी उसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल भी है एसी का। एसी का आपके सिलेबस में इस चैप्टर का प्रैक्टिकल है पूरे का, आरएल सर्किट का, आरसी सर्किट का, लेकिन वो हम लोग करवाते नहीं है। ठीक है ना, वो थोड़े से क्या है कि हार्ड होते हैं आपके लिए, हमारे लिए नहीं, आपके लिए हार्ड होते हैं। जिसको ये नहीं पता कि एसी होती क्या है, वो प्रैक्टिकल कहां से करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहां देखो ध्यान से, ये आपके जेड मिनिमम की वैल्यू है और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ। जेड मिनिमम और स्मॉल एफ के बीच में जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे वो ग्राफ इस तरीके की आएगी। ठीक है, याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर इसको आपको ग्राफ को बनाना है तो पहले ये एक्सपेरिमेंट पूरा सीखो, उसके बाद में ग्राफ बनाओ। यहां तक कोई दिक्कत, ग्राफ है, याद हो जाएगी, क्लियर। अब इसके बीच में जो ग्राफ है वो देखो रिजोनेंस कर्व है, वो इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको कोई पूछेगा भी नहीं और आपको बिना पूछे बना के भी नहीं आनी है, और बना के आओ तो बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कटेंगे तो आपके कटेंगे, मेरा क्या है बताओ। फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ और आई आरएमएस के बीच में ग्राफ, ध्यान से देख लेना इसको भी। ठीक है, रिजोनेंस की कंडीशन में रूट मीन स्क्वायर करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होती है उस ग्राफ का नाम क्या होता है, रिजोनेंस कर्व, उसको बोलते हैं रिजोनेंस कर्व। ठीक है, और उसकी जो शेप है वो इस तरीके की होगी, उसकी अपोजिट जेड मिनिमम और फ्रीक्वेंसी की अपोजिट हो जाएगी, वो नीचे थी ऊपर हो गई। अब आई आरएमएस की वैल्यू, वाई एक्सिस की जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी आई आरएमएस की वैल्यू बन गई। 1 2 3 4 5 6 वो वैल्यू किसकी आएगी, आई आरएमएस की। एक्स एक्सिस की जितनी भी वैल्यू है वो सारी फ्रीक्वेंसी की बन गई, स्मॉल एफ। क्यों, अब देखो यहां जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस पॉइंट की, ये आई आरएमएस की मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों, इससे ऊपर आई आरएमएस है ही नहीं, आई आरएमएस सिर्फ यहां तक है।
ठीक है, इससे ऊपर IRMS है ही नहीं, IRMS की मैक्सिमम वैल्यू यहां तक है। अब तक इस ग्राफ में कोई दिक्कत। अब देखो इसके बीच में जहां पर IRMS की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर IRMS की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स एक्सिस की सारी वैल्यू फ्रीक्वेंसी तो है, तो यहां भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो फ्रीक्वेंसी की आएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू के ऊपर या इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जहां IRMS अपना मैक्सिमम जो वैल्यू है वो गेट करता है, उसका नाम होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, FR। ठीक है, रिजोनेंट या रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर IRMS की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसके ऊपर IRMS अपनी मैक्सिमम वैल्यू है वो गेट करता है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो IRMS और F के बीच में ग्राफ की शेप है वो इस तरीके की है। जिस वैल्यू पे IRMS अपना मैक्सिमम जो वैल्यू है वो प्राप्त करता है, उस वैल्यू के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, रिजोनेंट या रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो सपोज करो मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लूं P1 और यहां पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने P2, तो यहां भी वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी की आएगी F1, यहां वैल्यू फ्रीक्वेंसी की आएगी V1 2 3 4 5 6 हर्ट्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अच्छा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ, रिजोनेंस कर्व में रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ आपको कोई दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर आपकी जो पावर है वो हाफ हो जाती है। रिजोनेंस कर्व में रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों ओर आपको दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर आपकी जो पावर है वो हाफ हो जाती है। इस P1 और P2 के ऊपर आपकी जो पावर है वो हाफ हो गई, इसलिए इन दोनों पॉइंट को बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट। P1 और P2 ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपकी पावर हाफ हो गई। पहली बात, IRMS और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे, वो ग्राफ इस तरीके की आएगी। ऊपर ही ऊपर IRMS की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसके ऊपर IRMS की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब रिजोनेंस कर्व में रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों ओर दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको जिनके ऊपर पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये RLC सर्किट की कंडीशन है, और RLC सर्किट में पावर होती नहीं है, जीरो होती है एवरेज पावर। भी पावर एवरेज पावर क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन अब ये RLC सर्किट नहीं रहा, ये R सर्किट बन गया, मतलब प्योर रिएक्टिव सर्किट बन गया। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में Z इक्वल टू R होता है, और R में पावर होती है कितनी, VRMS डॉट IRMS। स्टार्टिंग में अपन ने किया था ये, ठीक है ना। R में पावर जीरो नहीं होती, C में पावर जीरो होती है, L में होती है, RL में होती है, RC में होती है। ठीक है, तो P1 P2 दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ, जहां पर आपका, पीछे बात मत करो, बोलो मत, आपकी जो पावर है वो हाफ, आपको पूरी छूट दे रखी है, आराम से बैठे रहो, सो जाओ, नींद ले लो, लेकिन बोलो मत, ठीक है ना। P1 P2 है, ये क्या होते हैं, हाफ पावर पॉइंट। इनके ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, पावर क्या होगी, हाफ। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होगी इनके ऊपर वो है F1 F2, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, उनका नाम क्या हो जाएगा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रिजोनेंस कर्व अगर आ जाए आपके पास, तो आपको पहले तो ग्राफ बनानी है, उसके बाद में ये बात बतानी है कि यहां पर कोई पॉइंट आपने A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर जो IRMS है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेट करता है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम वैल्यू गेट करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन कौन सी लिखोगे, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ आपको दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे P1 P2, जहां पे जो पावर है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इस P1 P2 पॉइंट का नाम हो जाएगा हाफ पावर पॉइंट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाले फ्रीक्वेंसी का, क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों फाइनल माइनस इनिशियल,
इस डेल एफ को बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू F2 माइनस F1। क्यों? ये जो बीटा है या डेल एफ है, ये होती है आपकी बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, IRMS मैक्सिमम जहां हुआ वहां आपकी पावर हाफ हो गई, क्या नहीं हुई? IRMS मैक्सिमम होने के बाद में पावर हाफ हो गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, जब पावर हाफ होती है तो IRMS क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए IRMS की वैल्यू निकालते हैं। पावर कितनी आपकी? पावर क्या होती है? P इक्वल टू VI। क्यों? अब देखो V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। ये पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं इस I की RMS वैल्यू की बात करूं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RMS डॉट R। यहां तक कोई दिक्कत? क्यों? P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R। I की वैल्यू क्या लिख दी मैंने? IRMS। क्यों? ठीक है, अब देखो P1 और P2 के ऊपर ये पावर क्या हो जाएगी? हाफ। तो P1 और P2 के ऊपर आपकी जो P है वो क्या हो जाएगी? P/2 आधी हो गई ना, P/2 हो गई। अब यहां जो P है उसके अंदर जो IRMS है वो IRMS नहीं है, वो IRMS मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताई थी ये बात, हाफ पावर पॉइंट के ऊपर जब पावर हाफ होगी तो IRMS क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम यहां है, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहां से प्राप्त होगी आपको। तो यहां कौन सी वैल्यू है? वैल्यू तो यहां से आएगी अपने पास, वही एक्सिस की जो वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू क्या है? I स्क्वायर RMS डॉट R इक्वल टू P की वैल्यू ऊपर वाली I स्क्वायर RMS मैक्सिमम डॉट R अपॉन 2। पावर हाफ हो गई मतलब IRMS क्या हो गया? मैक्सिमम। R से R कैंसिल, तो स्क्वायर स्क्वायर इसका दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो IRMS इक्वल टू IRMS मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास आया दोनों तरफ अंडर रूट करने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट के ऊपर, मतलब P1 और P2 पॉइंट के ऊपर IRMS है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम होता है। ठीक है, मतलब P1 P2 पॉइंट के ऊपर IRMS है वो अपनी IRMS मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम होता है। क्यों? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बातें आपको लिखनी है जो मैंने बताई है, ये हाफ पावर पॉइंट, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बातें हैं जो आपको इसमें पूरी की पूरी लिखनी है रेजोनेंस कर्व के अंदर। ठीक है, एग्जाम में बैंडविड्थ का टॉपिक आएगा अब की बार पक्का, 2018 में आ चुका है, दोबारा आने वाला अब की बार। उसमें आपको ये पूरी बातें पहले लिखनी है, नोट्स में लिखी हुई है पूरी बातें, उसके बाद में आपको बैंडविड्थ है वो टॉपिक आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे F1 है, इसका मतलब यहाँ पे P1 के ऊपर क्या हो जाएगा? ω1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ω1। और यहाँ पे ω2। इसको आप मानते हो हाई, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और F1 को मानते हो या P2 को मानते हो लो, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, पहली बात IRMS और F के बीच में ग्राफ ड्रॉ करनी है। दूसरी बात, जब IRMS मैक्सिमम होता है उस पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तीसरी बात, इसके दोनों ओर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे P1 P2 जिनको बोलेंगे हाफ पावर पॉइंट, और इनके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हाफ पावर पॉइंट के दोनों ओर, ठीक है ना, मतलब हाफ पावर पॉइंट के ऊपर आपकी पावर है वो हाफ हो जाएगी। उसको इस तरीके से प्रूव करके आपको ये वैल्यू यहाँ पर यहाँ तक आपको कैलकुलेट करनी है कि IRMS इक्वल टू IRMS मैक्सिमम अपॉन √2। ठीक है, यहां तक पहुंच गए? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना एक बार। IRMS मैक्सिमम कब हुआ? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्यों? ये तो बात है, IRMS मैक्सिमम कब हुआ? जब रिजोनेंस हुआ, जब x L इक्वल टू x हुआ। ये तो बात है,
भी जब अक्स एल इज इक्वल टू अक्षी होगा तभी अपने पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, वरना तो फ्रीक्वेंसी अपने पास एफ आर थी नहीं, खाली एफ थी। क्यों? तो आई आर एम एस मैक्सिमम कब हुआ? जब एक्स एल इज इक्वल टू अक्षी हुआ। और आई आर एम एस एक्स एल इज इक्वल टू अक्षी नहीं होने से पहले की आई आर एम एस या करंट की वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो अपने पास है ये तो है आई आर एम एस ओरिजिनल, मतलब आर एल सी सर्किट का आई आर एम एस। और आई आर एम एस मैक्सिमम वैल्यू है वो कब है? जब एक्स एल इज इक्वल टू अक्षी हो गया, अर्थात जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब देखो बैंड विड्थ। बैंडविड्थ, ठीक है, देखो बैंडविड्थ क्या होती है? रिजोनेंस कर्व में हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होता है? बैंडविड्थ। क्यों? रिजोनेंस कर्व में हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होता है? बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ क्लियर। ठीक है, अब देखो एक मिनट, ये वर्ड जो है वी नो दैट, ये आपकी क्लास में लागू ही नहीं होता। आपकी क्लास में तो यहां पे ऐसा लिखना चाहिए वी डोंट नो दैट, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी आप एक बार मान लो कि वी नो दैट। ठीक है, चलो रिजोनेंस की कंडीशन में या रिजोनेंस कर्व में आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? अपॉन √2। ठीक है, अब दो बातें बताई मैंने आपको। ये वैल्यू कब है? एक्स एल इज इक्वल टू अक्षी होने से पहले, और ये वैल्यू एक्स एल इज इक्वल टू अक्षी होने के बाद। अब देखो एक मिनट, आरएलसी सर्किट में वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर या आई जेड। इसकी आरएमएस वैल्यू की बात करें तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस जेड। आई आर एम एस की वैल्यू की बात करें तो वी आर एम एस अपॉन जेड। जेड क्या है? यहां आई आर एम एस की बात कर रहा हूं मैं। जेड क्या है यहां? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर या एक्सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, एक ही बात है। एक्स एल माइनस एक्सी करो या एक्सी माइनस एक्स एल करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक क्लियर? आई आर एम एस की वैल्यू आ गई आपके पास। क्यों? अब देखो एक मिनट, जब आपका एक्स एल इज इक्वल टू अक्षी हो जाता है तब आपका जेड क्या बन जाता है? आर बन जाता है। बनता कि नहीं बनता? और आई आर एम एस जो है वो क्या हो जाएगी? आई आर एम एस मैक्सिमम। ठीक है, तो इससे मैं अगर आई आर एम एस मैक्सिमम की वैल्यू की बात करूं तो आपके पास क्या आएगी? आई आर एम एस मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। जेड का मतलब आर, वी आर एम एस अपॉन आर। क्यों? आपके पास आई आर एम एस मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, आपके पास आई आर एम एस की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन 2 में आपको पुट करनी है, खाली बस इतना ही काम करना है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला पूरा का पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आई आर एम एस मैक्सिमम की वैल्यू आ गई आपके पास। अंडर कहां? हाँ, अंडर तो है, लेकिन आई आर एम एस मैक्सिमम की वैल्यू आपने यहां पुट नहीं की अभी तक। पुट करने से पहले की वैल्यू है, पुट करने के बाद तो अंडर तो आएगा नीचे। हाँ ठीक है,
अब आपको IRMS और IRMS मैक्सिमम की वैल्यू यहां पुट करनी है, ध्यान से देखना इसको, इस इक्वेशन में पुट करनी है आपको। अच्छा, IRMS की वैल्यू क्या है? VRMS अपॉन अंडर रूट, क्यों, इज इक्वल टू अंडर रूट 2R, क्यों, कैंसिल, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2R। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, R² प्लस होल स्क्वायर 2R स्क्वायर, क्यों, ये R² इधर आएगा, इधर आएगा तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास का होल स्क्वायर इक्वल टू R², क्योंकि 2R से एक R² जाएगा तो एक R बचेगा, ठीक है। अब आप मैथ क्यों, आपको पता है कि 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2 होता है, 2 नहीं होता, क्या होता है, प्लस माइनस 2, ठीक है ना। अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक्स या माइनस कोसेक्स, माइनस कोसेक्स ना, माइनस कोसेक्स प्लस सी होता है, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, याद आया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है ना आगे प्लस सी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस से आपको आगे लगाना पड़ता है, हम लगा देने हैं नॉर्मली, लेकिन वो आता है एक्चुअल में, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट करने के बाद में आपके पास वैल्यू आएगी XL माइनस XC इक्वल टू प्लस माइनस R। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब देखो, XL की वैल्यू ओमेगा L, XC की 1 अपॉन ओमेगा C प्लस माइनस R, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, P1 पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था, P1 पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी है, F1, ये क्या हो जाएगी, ओमेगा 1। तो P1 पॉइंट के लिए ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C इज इक्वल टू माइनस R, क्यों, मैंने कहा था ना P1 मतलब माइनस, P2 मतलब F2 का मतलब ज्यादा तो प्लस आ जाएगी, माइनस R, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। पॉइंट P2 के लिए ओमेगा 2 L माइनस 1 अपॉन, ठीक है, पहले इनको ऐड करना है फिर घटाना है, बैंडविड्थ आएगी, पहले दोनों को ऐड करेंगे फिर दोनों को घटाएंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ये करना है आपको। तो ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C प्लस ओमेगा 2 L माइनस 1 अपॉन इक्वल टू 0, क्योंकि R और माइनस R ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा। इन दोनों को एक जगह लिखेंगे, तो ओमेगा 1 L प्लस ओमेगा 2 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C माइनस 1 अपॉन इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत, अब देखो ध्यान से, L कॉमन ले लिया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, क्यों, माइनस 1 अपॉन C कॉमन ले लिया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम ले लिया, फिर ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इक्वल टू 0, एक ही बात है। ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 लिखो या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 लिखो, एक ही बात है, इन दोनों में कॉमन है, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले लिया, क्यों, L माइनस 1 अपॉन C इंटू 1 अपॉन इक्वल टू 0, क्यों, ये इधर है
डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके 0, यहाँ वैल्यू क्या आएगी L माइनस 1/c इंटू 1/ω2 इजक्वल टू 0, L इधर आ जाएगा तो 1/ω1 ω2 इंटू 1/c इजक्वल टू L, या 1/ω1 ω2 इजक्वल टू LC। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई 1/ω1 ω2 इजक्वल टू LC। ठीक है, अपने को निकालना क्या है बैंडविड्थ f2 माइनस f निकालना है अपने को, f1 माइनस f2 तक आपको ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो अब इक्वेशन 3 और 2 को आपने पहले ऐड किया था, अब 3 से 2 को घटा दो, f2 माइनस f1 करने के लिए 3 से 2 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, मतलब ω2 वाली इक्वेशन से ω1 वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो ω2 L माइनस 1/ω2c माइनस ω1 L प्लस 1/ω1c प्लस, पता ना कैसे आया, आगे वैल्यू माइनस की है, हाँ, इज इक्वल टू R माइनस R। ठीक है, यहां पे वैल्यू आएगी ω2 माइनस ω1 L, इनमें से L कॉमन ले लिया तो ω2 माइनस ω1 प्लस 1/ω1c माइनस 1/ω2c इक्वल टू 2R। क्यों? ठीक है, इसमें देखो ध्यान से ω2 माइनस ω1 L प्लस 1/c ω1 ω2 ले लिया एलसीएम, ω2 माइनस ω1 इक्वल टू 2R। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ω1 कॉमन आ रहा है तो L प्लस 1/c इंटू 1/2R, इसकी वैल्यू क्या है LC, ω2 माइनस ω1 L प्लस 1/c इंटू LC, C से C कैंसिल, 2R, ω2 माइनस ω1 इंटू 2L इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो अपने पास ω2 माइनस ω1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी R/L। ठीक है, इसके इक्वल में क्या होता है, टू बाई क्या जाएगा एलसीएम में, सॉरी कॉमन, f2 माइनस f1 इक्वल टू R/, ये होती है आपकी बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, ये क्या है आपकी, ठीक है, 4 नंबर का आएगा एग्जाम में, इतना सा कहाँ है, कहां से शुरू होता है पता है, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से 3 पेज है इसके, हाँ, IRMS इक्वल टू IRMS मैक्सिमम अपॉन √2, कहां से आया उससे ऊपर वाला लिख के फिर यहां तक प्रूव करना है पूरा, ग्राफ बनाने के बाद में यहां से नहीं करना है ग्राफ, हाँ पूरा पहले रिजोनेंस कर्व बनाना पड़ेगा, बैंडविड्थ की हेडिंग डाल के पूरा रिजोनेंस कर्व समझाना पड़ेगा, पहले समझाने के बाद में आपको नीचे बैंडविड्थ की डेफिनेशन लिख के फिर बीटा इक्वल टू f2 माइनस f1 करना पड़ेगा, फिर IRMS इक्वल टू IRMS मैक्सिमम अपॉन √2 लिख के, और इसके अंदर IRMS और IRMS मैक्सिमम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसमें 4 नंबर मिलेंगे। वही बात, इस चैप्टर से अगर कोई टॉपिक आएगा तो यही टॉपिक आएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है, अगर 4 नंबर का टॉपिक आ गया तो बाकी कुछ इसमें भूल जाओ। ठीक है ना, बैंडविड्थ एकदम से बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है।
ठीक है। अब इसके आगे है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको करना चाहो आप, बस क्लियर, ये आपका क्यू फैक्टर है। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो क्यू फैक्टर होता है। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो क्यू फैक्टर होता है। क्यू इज इक्वल टू, ये क्या है, 1 अपॉन ये क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, L अपॉन R, अंडर रूट L इंटू अंडर रूट L अपॉन L से L कैंसिल, तो 1 अपॉन R L अपॉन C, क्लियर, 1 अपॉन R L अपॉन C, ये आपका क्यू फैक्टर हो गया। क्यू फैक्टर है, इसकी यूनिट हर्ट्ज, हाँ बिल्कुल, कैसे हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, हाँ ठीक है। नीचे है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज कैंसिल हो गया ना, हाँ, यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्ज, और इसकी क्या होती है, बीटा क्या है, F2 माइनस F1, भाई बीटा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही तो है, ठीक है, तो हर्ट्ज अपॉन हर्ट्ज कैंसिल, ठीक है। तो क्यू फैक्टर एक यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। पावर फैक्टर आपके सिलेबस में है नहीं, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, ठीक है, दे रखा है इसमें। क्यू फैक्टर के ऊपर भी क्रॉस लगा देना, इसके आगे पावर फैक्टर है उसके ऊपर भी क्रॉस लगा देना, ये नहीं है ना, नहीं है, क्यू फैक्टर नहीं है, अगर है तो आप कर भी सकते हो, इसको बड़ी चीज नहीं है। और एक पावर फैक्टर है कोस थीटा, है क्या क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर है भी सिलेबस में, ये बता रहा है, क्यू फैक्टर को देख लेना, तो क्या है, ज्यादा हार्ड थोड़ी है। पावर फैक्टर नहीं है, पावर फैक्टर के आगे क्रॉस लगा लेना, पावर फैक्टर नहीं है। और उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर, क्यों, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर आपको कल करवा देंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कल करवा देंगे।